कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आपने जो प्रश्न किया कि नेपाल में जो घटनाक्रम घट रहे हैं उस संदर्भ में आपका प्रश्न था, तो उस प्रश्न का जो जवाब दूं उसके पहले थोड़ा सा पीछे चले कि कुछ महीने पहले भी नेपाल के अंदर राजशाही प्रजातंत्र की व्यवस्था को लागू करने की बात वहाँ की जनता ने किया, उसके लिए आंदोलन किया। दूसरे शब्दों में कहें कि वहाँ जो आज की लोकतांत्रिक सरकार है, वामपंथी सरकार, उस सरकार के खिलाफ वहाँ की आम जनता थी और उस सरकार के जो रवैया था, उस सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार, उस सरकार का जो चाइना परस्त पॉलिसी था, उससे बिल्कुल खौफ ज़्यादा हो करके वहाँ की जनता सड़कों पर उतर आई थी और वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार का पुरजोर विरोध हुआ और वो राजशाही की पुनर्बहाली चाह रहे थे। और ऐसा मैंने उस संदर्भ में आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपनी बात रखी थी। लेकिन अभी जो तरोताज़ा घटनाक्रम है नेपाल का, जिसमें वहाँ का युवा वर्ग खासकर और वे वर्ग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, यानी कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स के माध्यम से अपना रोजगार चला रहे थे, और अचानक जब सोशल मीडिया को बैन किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया गया, तो उन लोगों में भारी आक्रोश, गुस्सा और सरकार के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, जिसके वजह से कल हम लोगों ने देखा कि हजारों हजार की संख्या में लोग वहाँ के संसद भवन पर कब्जा कर लिए, सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिए, और आज भी उन्होंने वहाँ के सुप्रीम कोर्ट पर भी धावा बोलने का प्रयास किया। और अंततोगत्वा वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। और यह भी बात निकल कर के आ रही है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि वो नेपाल छोड़ करके कहीं विदेश में चले गए हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये जो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ के लोगों में आक्रामकता इस सरकार के खिलाफ और वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार, जो चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके और इस तरह का माहौल पैदा किया गया है, तो आखिर ऐसा घटनाक्रम कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो घटनाक्रम हुए थे पिछले वर्षों में, कहीं उससे तो मिलता हुआ उसी तर्ज पे ये घटना नहीं है। और अगर उस तर्ज पे ये घटना है, जो कि अभी खुलासा हो जाएगा आने वाले 1-2 दिनों के अंदर, कि आखिर नेपाल के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, इस हालात के पीछे कहीं कोई विदेशी शक्तियों का हाथ तो नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो चाइनीज प्रभुत्व जो नेपाल के अंदर बढ़ रहा था, चाइनीज प्रभुत्व को देखते हुए अमेरिका का डीप स्टेट भी चुप नहीं बैठा था, और चाइना और अमेरिका के प्रभाव को देखते हुए अब अमेरिका को लगा कि चाइना का प्रभाव नेपाल के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जैसे कि अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर में जो कू करवाया, उसी तरह का घटनाक्रम कहीं तो ये नेपाल के अंदर में नहीं करवाया गया है। और अगर इस तरह के घटनाक्रम की पुष्टि अगर होती है आने वाले दिनों में, तो ये वाकई भारत और भारत की सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय होगा कि उनके पड़ोसी देशों में पीछे वर्षों में हम लोगों ने देखा है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अब नेपाल में, जिस तरह से कू कराया जा रहा है विदेशी शक्तियों के द्वारा, तो उससे भारत के प्रजातंत्र को, भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था से जुड़े इंस्टीट्यूशंस को और भारत की सरकार को भी सजग और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि पड़ोस में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से चाइना और अमेरिका का जो अपना इम्पीरियल कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है,
अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से चाइना और अमेरिका दोनों ही विश्व की ये शक्तियाँ दूसरे देशों में हालात पैदा करके अपने मनोनुकूल माहौल बनाने के लिए, सरकारें स्थापित करने के लिए जो खेल खेला जा रहा है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए, प्रजातांत्रिक सरकारों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है और इससे अस्थिरता का माहौल उस देश में उत्पन्न हो रहा है। और इस तरह का अस्थिरता का माहौल जिस तरह से एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया में पैदा किया जा रहा है, इससे हमारे देश को भी यानी कि भारत को भी सजग और अलर्ट रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे देश के अंदर भी ये सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट विचारधारा के ऐसे लोग हैं जो सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं, सरकार के संविधान के प्रति कटिबद्धता, प्रतिबद्धता होने के बावजूद वो सरकार को किस तरह से संविधान विरोधी दिखाएं, वो सरकार को किस तरह से जन विरोधी दिखाएं, इसके लिए दिन दूनी रात चौगुनी अथक प्रयास कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उन्हें उनके प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन भारत में भी अराजकता पैदा करने की उनकी कोशिशें पिछले कई वर्षों से लगातार इस देश के अंदर चल रहा है। और भारत के अंदर भी विदेशी शक्तियां ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर लोगों के माध्यम से, सो कॉल्ड सेकुलर NGOs के माध्यम से, सो कॉल्ड सेकुलर ग्रुप्स के माध्यम से सरकार के संवैधानिक इंस्टीट्यूशन सब पे वो कुठाराघात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बताऊंगा कि अभी जो SIR बिहार के अंदर चल रहा है उस पर किस तरह से संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर भी ये अटैक कर रहे हैं। उसी तरह से चुनी हुई प्रजातांत्रिक सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार जो आज भारत का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाया है, भारत की आर्थिक स्थिति को विश्व पटल पर उभार करके लाया है, ऐसे शख्सियत को ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं उनको कोसने का और उनको विश्व स्तर पर उनके छवि को खराब करने का। तो भारत के अंदर भी जो विघटनकारी फोर्सेज हैं वो वर्षों से कार्यशील हैं, वो काम कर रहे हैं। तो नेपाल का जो घटनाक्रम है पिछले 2 दिनों का वो वाकई बहुत ही चिंता का विषय है। नेपाल एक हमारे पड़ोस का देश है, पड़ोसी देश के नाते, और साथ ही साथ नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जहाँ की हिंदू राष्ट्र की स्थापना थी, वहाँ हिंदू राष्ट्र था। लेकिन 2006 के बाद से उसको भी सेकुलर स्टेट बना करके सेकुलरिज्म के नाम पर वहाँ भी हिंदुत्व को कमज़ोर करने की लगातार कोशिशें हो रही थी। और जो वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार थी, कम्युनिस्ट की सरकार उनके हिंदुत्ववादी जो परंपरा थी, उनकी जो विरासत थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। तो यह भी एक कारण है कि वहाँ की जनता में सरकार के विरोध में एक आग सुलग रही थी और उसे वही चिंगारी आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में प्रस्फुटित हुआ है, विस्फोटित हुआ है, जिसके आगोश में वहाँ की प्रजातांत्रिक सरकार गिर गई है और प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके विदेश जाना पड़ा है। जिस तरह से शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ करके भारत में शरण लेनी पड़ी, अब वहाँ के प्रधानमंत्री ओली साहब को शायद किसी मीडिया में आ रहा है कि वो दुबई गए या कहीं भी विदेश में जाकर के उनको शरण लेना पड़ रहा है। तो ये प्रजातांत्रिक मूल्य को कमज़ोर करने के लिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए, संविधान को कमज़ोर करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से हम डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी जो नेपाल के अंदर जो जनाक्रोश या जनता का गुस्सा फूटा है सरकार के ऊपर और संवैधानिक वहाँ की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, ये वाकई बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और कमल जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारत की जनता को
इन पड़ोसी देशों में घट रही घटनाओं से सीख लेने की ज़रूरत है और हमें सजग रहना होगा। यहाँ की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको संपुष्ट करना, उसको मजबूत करना और यहाँ की केंद्र की सरकार और केंद्र के सरकार के जो मुखिया हैं यानी कि देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री, उनके हाथ को मजबूत करना हम तमाम जनता का परम कर्तव्य बनता है। कमल जी, एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि भारत में भी जो सेकुलर फोर्सेज, सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेज हैं, इन्होंने शाहीन बाग जैसे घटना को अंजाम दिया, जहाँ की ये महीनों सड़कों पर जाम लगा करके बैठे रहे और किस तरह से अराजकता का माहौल दिल्ली के अंदर में पैदा किया। आपने देखा कि किस तरह से किसान आंदोलन खड़ा करके दिल्ली के सारे बॉर्डर्स को जाम किया और ये भी 1 साल से ज़्यादा समय तक चलता रहा। तो मैंने आपसे कहा कि जो विघटनकारी फोर्सेज हैं, जो शाहीन बाग, किसान आंदोलन और इस तरह से न जाने कई मुद्दों पर इन्होंने सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की, सरकार को गिराने की कोशिश की और सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताने की कोशिश की, तो ऐसे तत्वों से हमें बचना होगा।